हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ज़फ़र अली। अफ़गानिस्तान और तालिबान के पार्ट वन और पार्ट टू में हमने अफ़गानिस्तान की जाग्राफ़ी, अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री और अफ़गानिस्तान के जो इतने ग्रुप्स हैं वो हमने डिटेल में पढ़े हुए हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का जो राइज़ होता है इसके पीछे क्या स्टोरी है। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है और अफ़गानिस्तान के जो मुजाहिदीन हैं, ये दोनों जो हैं वो एक अलग अलग एंटाइटीज़ हैं। अफ़गान तालिबान जो है वो मोस्टली पश्तून से, और अफ़गान अफ़गान मुजाहिदीन जो थे इसमें अफ़गानिस्तान के सारे एथनिक ग्रुप्स आते थे। और अफ़गान मुजाहिदीन का मकसद था कि रशियंस को जो है वो अफ़गानिस्तान से निकालना, और अफ़गान तालिबान है उनका मकसद जो है वो इनसे डिफरेंट है। और वो हम आगे जब तालिबान की जो सारी स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे। पार्ट टू में हमने पढ़ा था कि जो अफ़गान मुजाहिदीन थे, इनमें ताजिक्स भी थे। जैसे अहमद शाह मसूद ताजिक लीडर था जो कि बहुत बड़ा मुजाहिद था। और उसके अलावा अब्दुल दोस्तम, ही वाज आल्सो मुजाहिद, ही वाज आल्सो अगेंस्ट रशियंस, तो ये उज़्बेक्स का लीडर था। इसी तरह बुरहानुद्दीन रब्बानी, ये भी एक ताजिक लीडर था। और उसके अलावा अब्दुल कादर, ये जो था ये पश्तून लीडर था। तो मतलब जो मुजाहिदीन थे उसमें पश्तून्स भी थे, उसमें ताजिक्स भी थे, उसमें उज़्बेक्स भी थे। मतलब उसमें सारे के सारे जो इतने ग्रुप्स हैं अफ़गानिस्तान के वो सारे थे। अब 1990 में रशियंस जैसे ही निकल जाएंगे, और 1992 में जो रशियन बैक्ड गवर्नमेंट थी नजीबुल्लाह की अफ़गानिस्तान में, तो 1992 में जैसे ही रशियन बैक्ड गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी अफ़गानिस्तान में, तो अब एक पावर स्ट्रगल शुरू हो जाएगी बिटवीन गुलबदीन हिकमतयार, अहमद शाह मसूद, बुरहानुद्दीन रब्बानी और दूसरे जो भी लीडर्स थे, मुजाहिदीन लीडर्स थे। उन सब के दरमियान एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी। सबके सब कहेंगे कि अफ़गानिस्तान में जो पावर है वो उनको मिलना चाहिए। अब यहाँ से मसला स्टार्ट हो गया, और इसको जो है वो सॉल्व करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको पेशावर अकार्ड कहते हैं। पेशावर अकार्ड में जो है वो एक मिलजुल के गवर्नमेंट बनाने का फ़ैसला किया गया था। और इसमें मुजाहिदीन जो थे इनका आपस में एक एग्रीमेंट था कि अफ़गानिस्तान में जो नई गवर्नमेंट बनेगी उसमें सदर किया जाएगा या प्रेसिडेंट किया जाएगा बुरहानुद्दीन रब्बानी को, और प्राइम मिनिस्टर किया जाएगा गुलबदीन हिकमतयार को, ही वाज पश्तून। और उसके अलावा जो डिफेंस मिनिस्टर बनेगा वो अहमद शाह मसूद। तो ये एक इनका आपस में एक मुआहदा था कि ये तीन लोग जो है वो अफ़गानिस्तान में इन तीन जो मेन जो सीटें हैं उस पर बैठेंगे, उन पर बैठेंगे। अब मसला ये था कि 1992 के बाद ये जो इनका आपस में एक एग्रीमेंट था, ये एग्रीमेंट चल नहीं सका। और गुलबदीन हिकमत यार जो था उसने जो है वो मुखालफत कर दी। गुलबदीन हिकमत यार ने अहमद शाह मसूद की और बुरहानुद्दीन रब्बानी की, जो कि एक बुरहानुद्दीन रब्बानी प्रेसिडेंट था और डिफेंस मिनिस्टर था अहमद शाह मसूद। तो मतलब ये आपस में जो मुजाहिदीन थे, इनका आपस में एग्रीमेंट ना हो सका, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान में 1992 के बाद ही एक सिविल वार स्टार्ट हो गई। एक सिविल वार जो स्टार्ट हुई अफगानिस्तान में, इसमें आपने देखा कि जो मेन रोल है वो एक अहमद शाह मसूद जो कि ताजिक लीडर है उसका है, और बुरहानुद्दीन रब्बानी जो कि एक ताजिक लीडर है उसका है, और तीसरा जो है वो गुलबदीन हुकूमत यार। ये तीन जो मेन लोग हैं जिनका आपस में एक डिस्प्यूट होता है। और बुरहानुद्दीन रब्बानी और अहमद शाह मसूद एक गवर्नमेंट बनाएंगे अफगानिस्तान में, और उस गवर्नमेंट की जो है वो मुखालफत करेंगे गुलबदीन हुकूमत यार और उसके साथी। अब ये 1992 के बाद अफ़गानिस्तान में जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन थी, पॉलिटिकल सिचुएशन, वो ये थी कि नार्दर्न जो एरियाज़ हैं अफ़गानिस्तान के नॉर्थ में, वहाँ पे रिलेटिवली एक पीसफुल माहौल था। और उसके अलावा जो वेस्टर्न अफ़गानिस्तान है जिसमें हेरात वगैरह के एरियाज़ आते हैं, तो वहाँ पे भी एक काइंड ऑफ पीसफुल एटमॉस्फेयर था। पर जो सदर्न अफ़गानिस्तान है उसमें जो एटमॉस्फेयर था वो पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं था। और सदर्न अफ़गानिस्तान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी काबुल में, जो बुरहानुद्दीन रब्बानी और अहमद शाह मसूद की, उसका भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं था सदर्न अफ़गानिस्तान में, जिसमें मेनली पश्तून्स रहते थे जिन एरियाज़ में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सदर्न अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान की जो काबुल में गवर्नमेंट बैठी थी उसकी कोई रिट नहीं थी, जिसकी वजह से सदर्न अफ़गानिस्तान में डिफरेंट काइंड्स ऑफ वारलॉर्ड्स ने जो है वो अपनी हुकूमत कायम कर दी। अब ये वारलॉर्ड्स क्या होते हैं? वारलॉर्ड की जो डेफिनेशन है वो, वारलॉर्ड कहते हैं, वारलॉर्ड इज़ अ पर्सन हु एक्सरसाइजेज मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर रीजन। किसी भी कंट्री में किसी पर्सन के पास अगर मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल हो किसी भी एरिया का, तो उसको वारलॉर्ड कहते हैं। या फिर हम आसान लैंग्वेज में ऐसे समझें कि अगर सपोज करेंगे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में अगर एक जो है वो कोई लैंडलॉर्ड है जो अपनी एक छोटी सी आर्मी भी बना ले, और वहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो रेवेन्यू जो है वो उसी वारलॉर्ड के पास जा रहा है, तो हम ऐसे सिस्टम को वारलॉर्डिज्म कहेंगे। तो अफ़गानिस्तान का जो सदर्न पार्ट था उसमें ऐसे इस तरह के वारलॉर्ड्स थे जो कि जो है अलग अलग इलाकों में अपनी अपनी गवर्नमेंट जो उन्होंने बना ली। और अफ़गानिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी बुरहानुद्दीन रब्बानी की, उसका जो है वो कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था उन पे। तो ये भी हम कह सकते हैं कि इन वारलॉर्ड्स की वजह से जो अफ़गानिस्तान का जो पीस है वो काफ़ी ख़राब हो गया था। और नॉर्थ में जो है वो अहमद शाह मसूद का कंट्रोल था। वेस्टर्न पार्ट्स में जैसे हेरात और ये इस तरह के जो एरियाज़ है वहाँ पे इस्माइल खान का इन्फ्लुएंस था। और कुछ इलाकों में बुरहानुद्दीन रब्बानी का इन्फ्लुएंस था, कुछ इलाकों में जो है वो अब्दुल दोस्तम का इन्फ्लुएंस था, और सदर्न एरियाज़ में जो वो डिफरेंट वारलॉर्ड्स थे जिनका इन्फ्लुएंस था।
अब यहाँ पे आप ये चीज़ नोट करें कि 1978 से फिर हम 1990 तक रशियंस निकल गए, वहाँ तक हमने पढ़ा। और 1990 से आगे 1992 93 तक या 94 तक जो है वो अफ़गानिस्तान में हमने तालिबान का कोई जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि 1994 तक अफ़गानिस्तान में तालिबान की कोई स्टोरी नहीं थी। यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ मुजाहिदीन का जिक्र है, तालिबान का कोई भी जिक्र नहीं है, क्योंकि तालिबान जो है वो अभी राइज हुए ही नहीं है 1994 तक। अब 1994 में हम आएंगे। 1994 में जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन थी वो हमने पढ़ी कि जो है वो वारलॉट सिस्टम चल रहा था अफ़गानिस्तान में। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी रिट नहीं थी पूरे मुल्क में, और हम ये भी कह सकते हैं कि कोई समझे कि अफ़गानिस्तान में कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी। अब ऐसी सिचुएशन में वारलॉट जो है वो जो जहाँ पे वारलॉट था उसने अपना जो है वो अपने लोगों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया, और जो है वो रेप्स और उसके अलावा टैक्स, इलीगल टैक्सेस लेना या किडनैपिंग करना या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो अफ़गानिस्तान में आम हो गई। अब यहाँ से जो है वो अफ़गानिस्तान में तालिबान का राइज़ होगा। तालिबान का राइज़ ऐसे होता है कि इसमें एक डिफरेंट स्टोरीज बताई जाती हैं। एक जो मोस्ट कॉमन स्टोरी है वो ये है कि अफ़गानिस्तान में कंधार के करीब किसी एक वारलॉट के एरिया में दो लड़कियां अगवा हो गईं, और उनके साथ जो है वो बदतमीज़ी हुई, और उनको जो है वो अगवा करने वाला एक वारलॉट था। कुछ लोग थे उस मोहल्ले में जिन्होंने जाके मदरसे में मुल्ला उमर पढ़ाते थे, उनको जाके शिकायत की, और मुल्ला उमर जो है वो 30-40 तालिब जो थे, मस्जिद के तालिब जो स्टूडेंट्स होते हैं मदरसे के, उनको लेकर वो उस वारलॉट के पास गया, और उस वारलॉट की जो आर्मी थी उनको जाके लेक्चर दिया, और वो आर्मी जो है वो मुल्ला उमर के साथ मिल गई, और उन्होंने वारलॉट को पकड़ के उसको जो है वो जो भी सज़ा दी वो सज़ा दी, और वो लड़कियां जो थी जो अगवा हुई थी वो उनको छुड़वा दी। अब ये एक टर्निंग पॉइंट है कि दो फीमेल्स थी जो अगवा हो गई थी, उनको छुड़वाने में मुल्ला उमर का रोल था। अब इसके बाद एक ट्रेंड सेट हो गया कि कंधार के एरियाज़ में जहाँ पे भी इस तरह का कोई वाक़या होता था या किडनैपिंग वगैरह होती थी, तो वो सारे जो केसेस थे वो कंप्लेंट्स आती थी मुल्ला उमर के पास, और मुल्ला उमर जो अपने मदरसे के तालिबों को लेकर जो है वो उनका मसला हल करते थे। तो लोगों को जो क्विक जस्टिस मिल रहा था, जिसकी वजह से मुल्ला उमर को सपोर्ट मिलती गई, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरे जो है वो कंधार पे ये जो तालिब थे इनका कब्ज़ा हो गया, और इन्होंने अपनी मूवमेंट को नाम दे दिया तालिबान मूवमेंट, और इस वजह से कहते हैं कि मुल्ला उमर इज़ द फाउंडर ऑफ तालिबान मूवमेंट। अब सिंपल सी बात है कि तालिबान का जो है वो क्रिएशन कैसे होती है कि अफ़गानिस्तान में जो वाल आर्ट सिस्टम आ गया, वाल आर्ट्स ने लोगों को तंग करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को तंग करना स्टार्ट कर दिया। तो एक कंप्लेन गई मुल्ला उमर के पास, मुल्ला उमर ने कुछ तालिबों को लेकर वो जो दो लड़कियां थी उनको छुड़वाया, तो जिसकी वजह से जो है वो मुल्ला उमर को काफ़ी पजीराई मिली, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये जो तालिब थे उनकी एक प्रॉपर मूवमेंट बन गई, जिसको हम तालिबान मूवमेंट कहते हैं। और तालिबान मूवमेंट के तहत उन्होंने जो वो पूरे कंधार पे 1994 में मुल्ला उमर ने कब्ज़ा कर लिया अपने तालिबान के साथ। तो इस तरह कंधार पे कब्ज़ा करना, पूरे कंधार पे कब्ज़ा करना ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि सदर्न अफगानिस्तान में हमने पहले भी पढ़ा है कि सिस्टम इस तरह का था कि जो जहाँ पे पावरफुल है वो वहाँ पे अपनी एक गवर्नमेंट टाइप जो है वो एंटाइटी बना लेगा। तो मुल्ला उमर और उसके साथियों ने भी ऐसा ही किया अफगानिस्तान में, वो कंधार के पूरे एरिया पे 1994 में कब्ज़ा कर लिया। तो अब 1994 में जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन थी वो ये थी कि कंधार और जो सदरन अफ़गानिस्तान है उसमें मेनली कब्ज़ा था तालिबान का, और हेरात में इस्माइल खान का, और नार्दर्न अफ़गानिस्तान में अहमद शाह मसूद का इन्फ्लुएंस था, बुरहानुद्दीन रब्बानी का इन्फ्लुएंस था, और अब्दुल रशीद दोस्तम का। ये 1994 की पोजीशन है। 1994 के बाद एक वाक़या होता है कि पाकिस्तान की कुछ ट्रकें हैं जो उज़्बेकिस्तान से या तुर्कमानिस्तान से कुछ चीज़ें लेकर वापस आएंगी थ्रू अफ़गानिस्तान। तो ये अफ़गानिस्तान में हेरात और कंधार के दरमियान जो ट्रकें हैं पाकिस्तान की, ये अगवा हो जाएंगी, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई 40-50 पाकिस्तान के ड्राइवर्स और स्टाफ भी था, या मे भी इससे ज़्यादा होंगे। और उसके अलावा जो 30-40 पाकिस्तान के ट्रक्स थे वो भी सारी ट्रक्स भी अगवा हो गई। तो पाकिस्तानी एजेंसीज़ के लिए मसला हो गया कि अफ़गानिस्तान जैसे जो है वॉलेटाइल एरिया से वो ट्रक्स जो है वो वापस करवाना बहुत बड़ा मसला हो गया। तो पाकिस्तान ने सोचा कि हम तालिबान को अप्रोच करते हैं, क्योंकि तालिबान जो है वो क्विक जस्टिस देते हैं। तो पाकिस्तान ने तालिबान को अप्रोच किया, और पाकिस्तान की हेल्प करते हुए तालिबान ने वो ट्रक्स हमें वापस दिलवाए, जिससे फ़र्स्ट टाइम जो वो पाकिस्तान के तालिबान के साथ रिलेशंस डेवलप हुए। अब जब पाकिस्तान के साथ इनके रिलेशन डेवलप हो गए तो पाकिस्तान को लगा कि तालिबान जो है वो प्रो पाकिस्तानी हैं, और बुरहानुद्दीन रब्बानी, अहमद शाह मसूद ये हमेशा एंटी पाकिस्तान रहे हैं। वैसे भी जो ताजिक्स हैं अफ़गानिस्तान के वो मोस्टली एंटी पाकिस्तान रहे हैं, और वो ज़्यादा प्रो इंडियंस होते हैं, इंडिया के सपोर्टर्स होते हैं और एंटी पाकिस्तान होते हैं। तो पाकिस्तान को लगा कि जो तालिबान हैं ये प्रो पाकिस्तानी भी हैं और पश्तून्स भी हैं, पश्तून्स पाकिस्तान में भी रहते हैं, तो इनका आपस में एक लिंक भी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को लगा कि पाकिस्तान शुड सपोर्ट तालिबान। तो इसके बाद जो है वो 1996 में तालिबान ने काबुल पे भी कब्ज़ा कर लिया, और पूरे अफगानिस्तान पे 1996 में कब्ज़ा कर लिया। तो पाकिस्तान ने अपने दोस्तों से मशवरा करके 1996 में अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज भी कर लिया। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में गवर्नमेंट रहेगी तालिबान की, और 2001 में 9/11 का वाक़या होगा। 9/11 के वाक़े में क्या होता है कि ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि उसामा बिन लादेन ने 9/11 करवाया। तो अमेरिकन जो है वो तालिबान से डिमांड करेंगे कि तालिबान की जो गवर्नमेंट थी, जिसको 3 मुल्क रिकग्नाइज़ करते थे, एक पाकिस्तान, दूसरा सऊदी अरेबिया और तीसरा यूएई, तो
9/11 का जैसे ही वाक़या होगा तो अमेरिकन डिमांड करेंगे कि उसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान में और ये हमें जो हैंड ओवर किया जाए। तालिबान के जो लीडर थे मुल्ला उमर, उन्होंने मना कर दिया कि हम उसामा बिन लादेन को वापस नहीं करेंगे जब तक कोई एविडेंस नहीं आएगी कि वाकई वो इन्वॉल्व है 9/11 के वाक़े में। जिसके नतीजे में फिर अमेरिकन जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए अफ़गानिस्तान को इन्वेड करेंगे और इस इन्वेजन में जो वो ऑपरेशन करेंगे उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में अमेरिकन आएंगे अफ़गानिस्तान में और ये आके नार्दर्न अलायंस के साथ जो है वो मिल जाएंगे। और नार्दर्न अलायंस ये वो अलायंस थी जो कि अहमद शाह मसूद और बुरहानुद्दीन रब्बानी की थी। तो ये नार्दर्न अलायंस के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान से तालिबान को ख़त्म कर देंगे। और तालिबान जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे 2001 में, तो अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट बनेगी वो काइंड ऑफ हम ये कह सकते हैं कि नार्दर्न अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी। और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो नार्दर्न अलायंस के एंटी थे। तो अब अफ़गानिस्तान में नार्दर्न अलायंस की गवर्नमेंट आ गई तो पाकिस्तान का नुकसान हो गया। अब ये तालिबान जो थे वो अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगे। इनके जो काफ़ी लीडर्स हैं वो अमेरिकन पकड़ेंगे उनको, बाकी जो लीडर्स बचेंगे वो आगे पीछे हो जाएंगे। और 2003 में अमेरिकन जब इराक़ पे हमला करेंगे या इराक़ पे इन्वेड करेंगे तो अमेरिकन की जो कंसंट्रेशन है वो सारी इराक़ की तरफ चली जाएगी, जिसकी वजह से जो पीछे अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हैं उनको मौका मिल जाएगा और फिर से वो जो है वो रीमर्ज होंगे और अफ़गानिस्तान में इंसर्जेंसी स्टार्ट करेंगे। और ये इंसर्जेंसी जो है वो 2003-04 से स्टार्ट होगी और 2021 तक ये इंसर्जेंसी चलती रहेगी। और 2021 में फाइनली अमेरिकन जो है वो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इनकी डिफीट होगी और अमेरिकन जो है वो 2021 में अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगे और तालिबान जो है वो फिर से रिकैप्चर कर लेंगे अफ़गानिस्तान को। तो 2021 में अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट बन गई है। और ये जो तालिबान मूवमेंट है, तालिबान मूवमेंट में हमने 3 लीडर्स पढ़े। एक मुल्ला उमर की 1994 से 2013 तक जो है वो लीडरशिप रही है तालिबान मूवमेंट की। उसके बाद जो है 2013 के बाद मुल्ला अख्तर मंसूर था जो कि 2016 तक तालिबान मूवमेंट का लीडर रहेगा। और 2016 से आज 2021 तक हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ये लीडर है अफ़गान मूवमेंट का। तो ये कहानी है अफ़गानिस्तान के जो तालिबान की, और तालिबान मोस्टली जो पश्तून हैं इनकी ये सारी हमने स्टोरी पढ़ी। अफ़गानिस्तान में तालिबान का कैसे राइज़ होता है और ये मुजाहिदीन से कैसे अलग हैं। और ये एक ड्रामेटिक इनकी जो है वो ड्रामेटिक राइज़ होता है अफ़गानिस्तान में इनका। और ये जो है वो अफ़गानिस्तान में 1996 से 2001 तक भी हुकूमत करेंगे। उसके बाद फिर 2021 से अभी इनकी फिर से अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट बन चुकी है। तो थैंक यू।